सेनेट का इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी की बजाय ओपन बैलेट हो, लेकिन इस तरह नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला दिया कि इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेट से होगा, लेकिन ये भी कहना था कि जो बैलेट है उसके साथ ये हिदायत की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे। लेकिन आज एक और वीडियो सामने आई और वो वीडियो जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबज़ादे की है, जिसमें मुबैना तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि वो पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनके मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ जो है वो डील की जा रही है। ये वीडियो क्या थी, पहले वो वीडियो देखते हैं। इसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले जो वीडियो आज सोशल मीडिया पे, पहले वो देखते हैं कि वो क्या बातें हो रही हैं उसमें। Von her? केवल नंबर बता देना। 7 नहीं 2 नंबर 6 2 नंबर 60 आपका मेरा है 71 कोई भी नंबर आपका 11 याद ही होने को जा रहा हूँ। असलम भाई के साथ होना वो है बीच में 23 4 हम पक्के हैं। 23 नंबर तो याद रखना भाई, ये नंबर याद रखना, आपको लिख के दूंगा उसकी, ठीक है। 71 अगर बोर्ड जाया करना मैंने फिर आपने क्या करना एक मिनट जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, जिन क्रॉस करोगे दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या इनमें गलत में 23 70 मतलब मैं अपने अपना लिखा था, अपना नंबर लिखेगा वो ड्राइव करने के लिए ड्राइव करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे अगर अपने हाथ में ले आप डॉक्टर दोस्त कर देंगे, अगर वो बोर्ड जाने के खुला देते हैं जो आपको खुला ही देंगे वो तो क्या करते आप इसी रखेगा डाल के टाइट खोल देते हैं, अगर 4 टाइट खोल निकले मेरे 4 आपके हम अब समझ जाएंगे 4 में। तो नाज़रीन आपने देखी ये वीडियो जो है ये हैदर गिलानी साहब की है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबज़ादे हैं, और दिन भर ये वीडियो चलती रही और इसमें आपने सुना कि किस तरह उनका समझाया जाता है लोगों को, मेंबर्स को, कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो ठीक होता है, अगर हमें आपको वोट नहीं दे पाते, आपकी पार्टी अगर सख्ती करती है तो फिर उस वोट को ज़ाया कर दें। उसके लिए ज़ाया करने का तरीका जो है वो भी बाकायदा तौर पर इस वीडियो में समझाया जा रहा है। इसके बाद जो हुकूमत है इसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जो मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्शन ले, उनको नाअहल करे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। इसमें जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी जान को खतरा है। ये एक माफिया है। इन्होंने जो सिंध में किया आज आपने देखा, वहां पर जिस तरीके से वहां मार कुटाई हुई, हमारे एक एमपीए उन्होंने जिस तरीके से मीडिया पे आके बताया कि उन्हें किस तरीके से प्रेशर में वो वीडियो रिकॉर्ड उनसे करवाई गई, उसको रिलीज कराया गया, और एक वीडियो के अंदर पीछे काला कपड़ा था, और आज किसी ने ट्वीट की हैं कुछ तस्वीरें, उसमें उन तस्वीरों में पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप बैठी है उसी बैकग्राउंड के साथ। तो आपको यह भी समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें अबडक्ट करके कौन लेके गया था और वो वीडियो कहां पे बनी थी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड आज ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, जो एक और वीडियो के अंदर वही बैकग्राउंड है। गिलानी साहब के साहबजादे ने जो आज गुल खिलाया है, जो एक करप्शन की वीडियो सामने आई है, इससे यह बात साबित हो गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन ये माफिया नहीं होने देगी। ये तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। इस वक्त इसी पर गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल कि मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ूँ, आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो कल होने वाला सेनेट का इलेक्शन है, इसमें मजमूई तौर पे जो है वो 48 जो हैं, मजमूई तौर पे वैसे तो 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन फाटा के जो 4 सेनेटर हैं
उनका उस हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो 48 सेनेटर्स के लिए कल इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब की जो 11 नशिस्तें थी वो चौधरी परवेज इलाही की कोशिशों से बिला मुकाबला तमाम सेनेटर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं और तमाम जमातों को उनका जो हिस्सा है बकदरे जुस्सा वो मिल चुका है। और इस हवाले से ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब में जो है वो तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो बिला मुकाबला हुए हैं। और पंजाब से इस तरह की खरीदो फरोख्त की बातें जो हैं वो इस बार सामने नहीं आई। सिंध में जो है वो 11 नशिस्तों पर कल इलेक्शन होगा, जिसमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं, 2 खवातीन की नशिस्तें हैं, जहाँ पर ये इलेक्शन होने जा रहा है। इसी तरह केपीके में जो है वो 12 नशिस्तें हैं, वहाँ पर भी 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 खवातीन की हैं, 2 टेक्नोक्रेट हैं और 1 अक़लियती नशिस्त है। और बलूचिस्तान में भी 12 नशिस्तों पर इलेक्शन है, वहीं पर भी यही सूरत-ए-हाल है। 7 जनरल सीटें हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं, 2 खवातीन की हैं और 1 अक़लियती नशिस्त है, जिस पर कल जो अरकान बलूचिस्तान असम्बली हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और नए सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। कल कौन कितनी कामयाबी हासिल करता है ये तो इस वक़्त तक, कल जब ये वक़्त होगा तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इस वक़्त तक जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और जो इलेक्शन को शफ़ाफ़ बनाने की डिमांड थी हुकूमत की या कोशिशें थी वो अभी तक उस तरह नज़र नहीं आ सकी, क्योंकि जो सदारती रेफरेंस था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जो तशरीह है उसके साथ अपने एक बयान वापस कर दिया है। उसके साथ-साथ जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था एक, वो ऑर्डिनेंस जो है वो क्योंकि मशरूत था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, तो ज़ाहिर है कि खुफिया बैलेट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, तो अब खुफिया बैलेट ही होगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जनाब शेख इब्रार सईद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। आपने शेख साहब वीडियो देखी, बड़े अरसे से सुन रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हुकूमत भी ये कोशिश कर रही थी, डिमांड कर रही थी, कोशिश भी की, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सदारती ऑर्डिनेंस भी आया। कुछ अर्सा कबल भी एक वीडियो सामने आई थी जो 2018 की इलेक्शन की थी और उसमें अपोजिशन जमातों का ये कहना था कि ये तो इन्होंने खुद ही बनाई थी, इन्हीं के बंदे थे, पैसे देने वाले भी लेने वाले भी। अब ये ऐन वक़्त पे आके जो है वो ट्रैप करने के लिए, सूरत-ए-हाल को ख़राब करने के लिए इन्होंने एक कोशिश की है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आई है, क्या कहते हैं मुल्क के अंदर ये जो जमहूरियत के हमारे ज़िम्मेदारान बने हुए हैं, दावेदार हैं मुल्क में, उनको हक हासिल है कि वो हर बात करें, हर काम करें और फिर ये भी कहें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाकिर साहब। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगाज़ इस बात से करता हूँ कि ये जो सारा खेल चल रहा है हुकूमती और अपोजिशन ईमानों में या इक़्तिदार के ईमानों में, इस सारे के सारे खेल को अगर मज़लूम अवाम पे मेहरबानी करते हुए एक छोटी सी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाए, ये शरिया पॉइंट समथिंग जो कम्युनिटी है जिसे एलीट क्लास कहते हैं, कि ये आइन में से जमहूरियत का लफ्ज़ निकाल दे बिल्कुल, उसके बाद ये सब कुछ जायज़ हो जाएगा। उसकी जगह अशराफिया लिख लें, अशराफिया लिख लें, कुछ भी लिख लें। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे कम से कम दूसरी कौमों को, अक़वाम आलम में जो बहुत सारी अक़वाम डेमोक्रेसी को जमहूरियत के पैरवी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उन्हें तो इससे दिल बर्दाश्त ना करें। इतने मकरूहात जो हमने जमहूरियत में डाल दिए हैं, जमहूरियत के नाम पे अवाम पे मुसल्लत कर दिए हैं, वो कम से कम जमहूरियत के नाम से ना करें, अपनी जोरा जबरदस्ती जो भी ये करना चाहते हैं वो करते रहें, इन्हें कोई रोक सकता है? आप गुज़िश्ता 15 दिन की अपनी कौमी तारीख देखें, अदलिया का हाल देखें, पार्लिमान का हाल देखें, तो आप महसूस करेंगे कि इनको ना तो आइन रोकता है, ना इन्हें अदालतें रोक सकती हैं, ना इन्हें पार्लिमानी रवायात रोक सकती हैं। जो जिसके दिल में आए वो वेल एंड गुड है। और कमाल है हमारे मीडिया के उन सुराबों पर भी जो हर तरह की चीज़ादस्ती को सपोर्ट किए जाते हैं, और वो भी आखिर पे इस सारी की सारी बुलशिट गेम को जमहूरियत का नाम दे देते हैं। कमाल है। मैं दाद दूंगा, बल्कि मेरी जान कुर्बान मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस फिक्रे पे
के वोट को इज्जत दो, कमाल फिक्रा था वो। और उन्होंने तो जिस भी सिंसियरिटी के साथ, जिस खलूसपन के साथ कहा होगा, लेकिन उनकी जमात ने भी आफरीन है उनके पैरोकारों पे, और उन पैरोकारों पे जिनके हाथ में इस वक्त उनकी जमात का इक़्तिदार है। उन्होंने उस फिक्रे का, पंजाबी कहते हैं मुल पाके वहा छड़िया, उन्होंने उस फिक्रे को ही नहीं, उस फिक्रे के पैरोकारों को, यानी कि इस वक्त जो पार्लिमानी मेंबर हैं, वो सूबाई असम्बलियों में हो या कौमी असम्बली में, उनने इस कदर इज्जत दी है कि उन्हें नोटों में तोलना शुरू कर दिया। वेल एंड गुड। हमारे साथ मौजूद हैं राजा काशिफ साहब जी, डॉक्टर राजा काशिफ महमूद जंजुआ साहब सीनियर एंकर भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का सर। जी जी राय साहब, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? एक तरफ शफाफियत की, जमहूरियत की और अवाम की बात की जाती है, और दूसरी तरफ हमारी जो रहनुमा वो खुले बंदों वोटों की खरीदो फरोख्त करते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारा हक है। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? देखें, बुनियादी बात यह है कि मीडिया क्या तय करता है, जो दिखा रहा है वो जरूरी नहीं है वो पिक्चर हो, दुरुस्त हो, वो चीजें सारी। ये नहीं है कि हम माइक्रोस्कोप जैसे खुर्दबीन की तरह हम चीजों को दिखा दें। असल बुनियादी मामला ये है कि रियासत क्या होती है, सबसे बुनियादी चीज ये है। और तर्ज हुकूमत कोई भी हो, जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, फौजी दौर हो या कोई भी हो, बुनियादी तौर पे मुल्क में या रियासत में अवाम कहाँ खड़ी है? क्या अवाम को सारी चीजें सस्ती मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। अवाम को, एक आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, किसने क्या किया है, किसने पैसे लिए हैं, किसने क्या दिया है। लोगों को फर्क पड़ता है तो आटा कितने रुपए किलो है, चीनी क्या हिसाब में मिल रही है, पेट्रोल की कीमत किस तरह है, अवाम को इससे फर्क पड़ता है। और हम ये कहें कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, आम आदमी को, अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, उसको सेनेट इलेक्शन से ज्यादा इस बात से इंटरेस्ट हो सकता है कि हमारी क्रिकेट की जो अभी एक लीग पाकिस्तान की वो चल रही है, तो कौन मैच किसने जीता, शायद इसमें लोगों को ज्यादा दिलचस्पी होगी निस्बत इलेक्शन से, सेनेट के इलेक्शन से। उसकी वजह यह है कि लोग एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। हमने सियासत के नाम पे 70 सालों में जो कुछ किया है वो काबिले दीद नहीं है, वो काबिले दाद नहीं है, वो महज काबिले अफसोस है। और ये हकीकत है कि कोई भी हुकूमत हो, उस जो छोटे छोटे माफियाज हैं या बड़े माफियाज हैं, वो फेल कर देते हैं। और ये कहेंगे कि फलानी हुकूमत थी या नवाज शरीफ की पीटीआई की हुकूमत थी। सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत के साथ भी वो सब हो रहा है जो माजी की हुकूमतों के साथ हुआ। पेट्रोल की कीमत अगर 75 रुपए पे जाती है और वजीर आजम की बात को कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, एक मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि ये कीमत कम हो गई है, कीमत कर दी गई। पेट्रोल की माफिया जो है बैठी हुई, जो सारे हैं, वो पेट्रोल गायब कर देते हैं। और आपकी हुकूमत की कहाँ रेट है? आपकी हुकूमत, आपकी रियासत ये नहीं कर पाई कि वो पेट्रोल की कीमत जो कम कराई थी उसको मेंटेन कर पाती। वो पेट्रोल पंपों के सारे लाइसेंस कैंसिल कर देती, वो नहीं कर पाई। तो आप क्या समझते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त क्या रोक पाएगी? और महज ये पीटीआई की बात नहीं है, हर हुकूमत में होता है। मतलब ये कि हर हुकूमत अपने रियासत में मौजूद बड़े बड़े ग्रुप, बड़े प्रेशर ग्रुप से, बड़े बड़े माफिया से, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों, उन साथ तो यरगमाल बनी हुई है, रियासत यरगमाल है। बुनियादी बात ये नहीं है कि हम कहें कि पीटी हुकूमत के साथ ये इशू है, ये इशूज साबका हुकूमतों के साथ भी रहे। हाँ, एक चीज ये है कि एक हुकूमत आती है, एक दिन में तनख्वाहें डबल कर देती है। जरदारी साहब ने ये भी किया। अब मसला ये है कि वो तो खजाने से जा रहे हैं, आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और रियासत कब तक टैक्स बढ़ाएगी लोगों पे? सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा नहीं होता कि करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त। सवाल, ये सारे सवाल हैं। और आप ये देखें कि पंजाब की जितनी आबादी है, हमने सेनेट में उनकी तनासुब नहीं रखा है। अगर मैं सेनेट पे एक और बात जरूर करूंगा कि सेनेट के इलेक्शन पे 2 खवातीन की सीटें जब आपने रख दी,
तो जब आपने रिजर्व कर दी ना, जब माइनॉरिटी आपने उनको करार दे दिया कि खवातीन की सीटें, तो फिर खवातीन को आप जनरल सीटों पे ना आने दें। ये उसूल है। दो का मतलब ये कि दो लाजमी खवातीन आएंगी, हंसते हुए आए या रोते हुए आए, उन्होंने आना है। तो इसका मतलब है कि जनरल सीटों पे खवातीन का कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि जनरल सीटें तो फिर जर्नल हैं। जिस तरह माइनॉरिटी की सीटें आपने रख दी, फिर माइनॉरिटी को भी कोई हक नहीं बनता वो जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़े। जब आप किसी की निश्चित रख देते हैं स्पेशल की, तो फिर आप उसको जर्नल पे लेके नहीं आते। तो इसी तरह कौमी असेंबली में भी है, खवातीन की इतनी सीटें। सर कारकर्दगी क्या है? रियासत तरक्की कर रही है, लोगों को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो फालतू चीजों को आप खत्म करें, ताकि आपका खजाना जो इतने लॉसेस में जा रहा है वो कम हो, सारी चीजें। और आने वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम रियासत की तमाम इदारे मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट बेसों पे रख रहे होंगे, पेंशन का तस्वुर खत्म हो चुका और थोड़ा सा पॉइंट भयानक मैं वक्त में देख रहा हूँ। मैं असल में जो आपने बातें की, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन देखना तो ये है कि माजी में इनके साथ ये होता रहा, लेकिन ये तमाम जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, यही एक दूसरे के साथ करती रही। जिसका जितना जोर लगा है उसने पैसा खर्च किया है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि इनके पास जो इतना पैसा है, जो करोड़ों रुपए एक एक सेनेटर के लिए लगते हैं, एमपीएस की बोली लगती है, एमएनए की बोली लगती है, ये पैसे इनके पास भी तो बाहर इस मुल्क से ही इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं ना। तो ये तो पता लगाना हुकूमत का काम है ना, कि हुकूमत के पास एफबीआर है, सब कुछ है, एफआईए है, नैब है, तो पता कराएं कि वो किस तरह ये सब पैसा आता है। अगर हुकूमत ये सब नहीं करा रही तो इसका मतलब है कि हुकूमत दिलचस्पी नहीं है। और पैसा लगने की बात ये है कि लोग जिनके पास पैसा है वो तमाम सहूलतें एंजॉय करने के लिए सेनेट का टिकट लेते हैं। यानी कि एक साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे हों तो मैं सेनेट का टिकट खरीदना पसंद करता हूं बनिस्बत नेशनल असेंबली के, और आम लोगों के दर दर आके वोट मांगू। बेहतर है कि मैं सेनेट का टिकट पैसे दे और मैं एंजॉय करूं। और ये एक्स्ट्रा पैसे की अलामत है। आप पैसे ज्यादा है तो और आपको चाहिए कि हुकूमती मुराद भी चाहिए और आपको स्टेटस चाहिए। बेसिकली सेनेट का सेनेटर बनना एक स्टेटस है। एमएनए हर बंदा नहीं बन सकता, इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, लेकिन सेनेट तो तयशुदा चीज है ना कि आप आ जाएंगे। तो हुकूमत अपनी पार्टियों के सरबराहों को पैसे दिए जाते हैं, ये कौन खरीद रहा है? ये तो सरबराहान के जरिए होता है ना कोई तो पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये कैसे खत्म करेंगे? या फिर आप सेनेट खत्म कर दें अगर आप ये समझते हैं अगर ये चीज गलत है तो, या सेनेट के आप देखेंगे सेनेट के साथ आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब फिर जमहूरियत तो किधर गई? पैसे देकर आपने असेंबली में जाना है, इक़्तिदार एंजॉय करना है। जी जी। अच्छा, एक चीज जरूर अर्ज करूं कि जो आपने जमहूरियत को कहा, आप मुझे बताएं 1000 साल पहले भी इंसान हुकूमतें कर रहा था। रूसों का जो मुआहिदा है इमरानी, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों का, उसमें यही है ना कि रियासत कैसे वजूद में आई। तो रियासत के वजूद में आने के बाद तर्ज हुकूमत सानवी चीज है। जमहूरियत हम आ गया तो हमने कहा जमहूरियत को हमने बाइबल का दर्जा दे दिया कि बाइबल में गोया क्या आ गया है। तो हम कल तर्ज हुकूमत आ जाएगा तो हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे कि वो हुकूमत आ गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तर्ज हुकूमत क्या है? ये सानवी चीज है। जमहूरियत के नाम को हम लेके चलते भी हैं, लेकिन आवाम को अगर कुछ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलता, तो जमहूरियत हो या कोई भी तर्ज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी शेख साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब तो जो हैं वो कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये वजह ये है कि अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हुकूमतों का निज़ाम जो है वो भी पीछे रह जाता है। जो पैसे वाला है वो आ जाएगा, आगे सीट लेगा, एंजॉय करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जितनी गुफ्तगू की उसके हवाले से उन्होंने तो कैनवस बड़ा वसी कर दिया है। हम अपने असल टॉपिक से शायद बहुत दूर चले गए। हाँ, एक बात का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने फरमाया कि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं या डेमोक्रेसी के असल रूह के मुताबिक जाना चाहेंगे तो फिर आप शायद उन्होंने ये बोला कि सेनेट खत्म कर दें। सेनेट को रेगुलराइज करने के लिए उसका खात्मा जरूरी नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम में, वफाकी निज़ाम में सेनेट इंतहाई जरूरी और इंतहाई मुदब्बर ईवान है, लेकिन उसको आप मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए भी तो फुलफिल कर सकते हैं ना।
जिस जमात की जिस ईवान में जितनी सीटें हों उस हवाले से उसे उसका हिस्सा मिल जाए, अल्लाह खैर तला, जिस तरह लेडीज की सीटें आप देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, उससे किसी किस्म की कोई खास ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई ये जो बुलशिट आजकल हमें नजर आ रही है ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। और मे बी इन दिनों शायद हस्बे इख्तिलाफ का इंटरेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेस्ट वाबस्ता था, वो ये समझ रहे हैं कि मे बी अगर ये खुफिया वोटिंग हो और ये जो कल गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो इसका शायद हमें इस दफा फायदा हो सकता है, और ये फायदा हम उठा लें। और असूली तौर पे वो सारे भी इस बात पे मुत्फिक हैं कि जी नहीं हो जाना चाहिए। ये तो उनके मतलब मियाँ साहब और मोहतरमा अल्लाह बख्शे बेनजीर साहिबा ने मिसाके जो किया, तो उसकी 23 नंबर जो शिक है उसमें ये दर्ज है कि जिसमें जो है रायशुमारी है जो, और पहली असेंबली 2008 वाली उसमें पीएमएलएन ने कोशिश भी की, लेकिन असद जरदारी साहब ने उस वक्त देखा कि इसमें तो शायद मेरा मौका है, मैं उसको इसका फायदा उठा लूं। और उसी तरह की इस दफा एक मजीद रवायत कायम कर रही है। आई डोंट थिंक कि इस रवायत से जो इस दफा ये दोनों जमातें कायम करने जा रही हैं, बल्कि सारी की सारी अपोजिशन, उससे इनकी नेकनामी में इजाफा नहीं होगा। अगर हमने इसी सिस्टम में चलना है, इसी सिस्टम को बेहतर से बेहतर करके इसी में अपना गुजारा करना है, तो ये एक तारीख बनती जा रही है। और मुख्तलिफ सियासी जमातों के पेज पे उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बड़े वाज़े अल्फाज में लिखी जा रही हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जमातें भी महसूस करेंगी कि ये आज का उनका ये एक्ट किसी तौर पे भी उनके रोशन ख्याली या उनके अच्छे कारनामों में इजाफा नहीं हुआ। ठीक हो गया। नाज़रीन, जो वीडियो हमने शुरू में दिखाई आपको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की, इसके बाद उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कमिट किया कि ये मैं हूँ, मेरी ही वीडियो है, और ये जो है मेरे साथ पीटीआई के अरकान जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ। उन्होंने क्या कहा वो पहले सुनते हैं, फिर इससे आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अरकान के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे ये बात, इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी अवाम से पूछ लें, मुल्तान की अवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है, या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है। जी, तो डॉक्टर साहब, वोट मांगना है ज़मीर का, हमेशा ज़मीर का वोट मांगा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीर के वोट दिए जा रहे हैं? देखें, बहरहाल ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उन्होंने कह दिया कि मैं और चूंकि खैर हम अगर कहें कि वोट मांगना है, इसमें कोई शक, लेकिन वोट को जाया करना जिस तरह अगर वो कह रहे हैं तो वो बेशक गैर अखलाकी हरकत हो सकती है। और दूसरी बात ये कि उनका जो किरदार की बात की, या मुल्तान में या उनके पुरखों की, अगर पुरखों तक जाएंगे तो वो तो फिर अंग्रेज साथ कई मामलात आ जाते हैं सामने कि पाकिस्तान में अंग्रेज जितनी बड़ी जगह दे के चला गया, जायदादें दे के चला गया, तो सब कौन लोग थे? इनकी तारीख तो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने किस आके मिल गए, बैठ गए। सर देखें, इन्होंने कहा हमारे इस्लाफ की बात, तो इस्लाफ अंग्रेज की गेजेटर भी आप उठा के देख लें। अंग्रेज जिस शहर में करोड़ों की, आज जो अरबों की जायदादें दे के गया, जिनको वो खानवादे बना के गया, वो आज अगर वोट मांग रहे हैं और जायज नाजायज कर रहे
हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? उसकी निस्बत अगर मैं ये नहीं कहता, देखिए इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, ये वो लोग हैं, सेल्फ मेड लोग हैं, ये खुद आगे बढ़े। इनके सियासत के इख्तिलाफात हो सकते हैं, इनके बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये मैं कहूं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, तो ये गलत बात होगी। वो एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं, और ये हमारा एक मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती है, एक मुल्क में राय दही की। आप कहेंगे नवाज शरीफ साहब आपको पसंद नहीं है, नहीं है, इमरान खान आपको पसंद नहीं है, नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेहनत करके आए। इमरान खान ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, नवाज शरीफ ने स्ट्रगल की है, वो यहां तक पहुंचे हैं ना। नवाज शरीफ अंग्रेजों के 100 साल पहले उनके पुरके लेके गए, खान के बाप दादा ने इस तरह सब किया है। तो आप ये कहें कि ये मुल्क जिस हाल में है, हम इसकी बिल्कुल भी वो नहीं समझते कि कोई आगे दे। हाँ, पीपल्स पार्टी ने जो दाव 2008 में खेले थे कि नून लीग को तबाह करने के लिए उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट की पंजाब में, कि शायद वो आगे आएगी। एक बात है कि पीटीआई में वो सारा वोटर चला गया जो पीपल्स पार्टी का वोटर, और आज पीपल्स पार्टी का पे ये वक्त आ गया है कि वो किसी काबिल नहीं रही। लेकिन एक बात है कि जब आप वजीर आजम के ओहदे पे भी फाइज रह चुके हो, फिर उसके बाद आप दोबारा सेनेट में आना चाहते हैं, तो वो बड़ी अजीब है। मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए था कि यूसुफ रजा गिलानी को अपने बेटे को अब सियासत में ले आना चाहिए था, और वो खुद ना आते तो वो कहते हैं कि इज्जत उनकी बची रहती और एक अच्छा रहता। अब वो अगर हार गए तो आप मुझे बताएं, एक साबिक वजीर आजम हारेगा, और जो इंतहाई काबिल अफसोस है। अगर वो अपने बेटे को लाते तो शायद कुछ बेहतर होता। मैं इस चीज को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता उनका गिलानी साहब का वजीर आजम बनने के बाद दोबारा से इस तरह से सेनेट में आना। देखो, वो अपनी एक बेहतरीन इनिंग खेल चुके हैं, और अब उसके बाद वो अब जो आ रहे हैं वो एज पंजाब में पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज चुका है, जो फिलहाल क्लोज हुआ है, या हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पीटीआई अगले 5 साल आगे बढ़ती रही तो अब में अगर देखा जाए तो पीटीआई और नून जाते हैं, और जब पंजाब में ये दो पार्टियां हैं तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में फिर भी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले में पीटीआई और नून लीग किसी कई मकामात पे एक साथ एक पेज पे भी होंगे, और आने वाला वक्त ये आपको बताएगा, क्योंकि सियासत इसी का नाम है। ठीक हो गया। डॉक्टर शेख साहब, आप क्या समझते हैं? जो गुफ्तगू आपने भी सुनी, हैदर गिलानी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे दोस्त हैं वो पीटीआई के हैं, उन्होंने मुझे, मैं उनसे मिलने गया, दोबारा भी जाऊंगा मिलने, और हमने कोई वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं, मैं वोट मांग रहा हूँ, मेरे बाप उम्मीदवार हैं, और साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देते तो फिर आप उसको खराब कर दें, और उसके निशान लगाने की बकायदा उन्होंने उसमें वो वीडियो आपने देखी। क्या कहेंगे ये सारी? मतलब ऐसे है कि इस तरह की ये 1-1.5 मिनट का स्क्रिप्ट था, इसको अगर इसी को गौर से देखें, हैदर गिलानी साहब एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं इसी वीडियो में, बिल्कुल सही। वो उस दो जो एमएनए साहब उनके साथ बात कर रहे हैं, जो अपने नंबर लिखा रहे हैं और अपने दोस्त बाप के नंबर लिखा रहे हैं उन्हें, तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुसी चारे कन्फर्म हो ना? तो अगर वो चारों इनके डायरेक्ट दोस्त हैं, तो वो लेते हैं, वो तसल्ली दे रहा है बकायदा, ये भी कन्फर्म है। बाकी बातें जो हैं वो उनमें भी डेमोक्रेसी नाम की चीज तो कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बेशक प्राय नाम चेयरपर्सन बिलावल साहब हों, लेकिन एक्चुअल तो सियासत कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी तारीख बड़ी ताबनाक है। गुलाम इसाक खान साहब बनाने जा रहे थे निगरान हुकूमत, तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो से निगरान वज़रा के नाम मांगे। बिल्कुल सही। तो बेनजीर भुट्टो ने दीदा दानिस्ता आसिफ अली जरदारी साहब का नाम दिया, जिनका नाम लेके गुलाम इसाक साहब 90 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की असेंबली तोड़ चुके थे कि जी ये करप्ट हैं, ये और बीबी ने
आसिफ साहब का नाम दे के तो गुलाम साहब को वो मजबूर कर दिया कि वो अपना थूका हुआ चाटे। आज नो डाउट पीडीएम में इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी का नाम देके बिल्कुल उसी पेज पे पीएमएलएन को ले आए हैं जिस पेज पे किसी वक्त बेनजीर भुट्टो गुलाम इसाक खान को लेके आई। तो ये सियासत है, एक तीर में उन्होंने दो शिकार किए हैं। एक तो नो डाउट आप उनके मुखालफत में, उनके हिमायत में बेशुमार बातें कर सकते हैं, दलीलें भी दे सकते हैं गिलानी साहब के हवाले से, लेकिन वो एक डोमिनेट पर्सनैलिटी तो है। उनके पीआर तो हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, वो एमएनए लेवल, मतलब वो कम से कम जब से उन्होंने होश संभाली है गिलानी साहब ने, तो वो अशराफिया का हिस्सा है। बिल्कुल सही। वो इस एलीट क्लास का हिस्सा है जो 99.9% पे काबिज है, जो इक़्तिदार के बानू पे जो क्लास काबिज है उसका वो हिस्सा है। तो वो अपने पीआर भी इस्तेमाल करेंगे। तो जरदारी साहब नो डाउट उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त हम इत्तेहादी तो हैं नून लीग के, लेकिन किसी वक्त पे हम आपस में हमारी मुखालफत भी तो होगी ना। इसी नून मुखालफत की तो थी, नून लीग को वो कास्ट नहीं, नून लीग को वो कास्ट पे करना पड़ी। जो काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना गिलानी साहब के खिलाफ, तो आज उस नून लीग की उन्होंने इखलाकी हैसियत को चैलेंज किया ना, और नून लीग ने कमाल है उनपे कि उन्होंने उसे बखुशी कबूल किया। अच्छा, नहीं, जो ज़मीर की बात की जा रही है उस पे क्या कहेंगे? वाकई ज़मीर की खरीद वोट लिए जा रहे हैं, इस पे तो थोड़ा कमेंट करें ना। There's no doubt, मुझे तो कोई शक ही नहीं है इसमें। तो ये वीडियो ना भी आती तो भी मतलब कि हमारी पिछले 2018 का जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसमें अगर 6 सीटों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी केपीके से 2 सीटें उड़ा के ले जाती है, बलूचिस्तान का सारा इलेक्शन सबूताज कर देते हैं, सबूताज कर देते हैं। उसके बाद ये जो उसके बाद उन्होंने अपना चेयरमैन का इलेक्ट करा लिया था। ये जो मौजूदा चेयरपर्सन है, चेयरमैन है सेनेट के, ये एक्चुअल तो जरदारी साहब की करामत थी वो जब इलेक्ट हो गए थे। इसी तरह मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वो पीपल्स सिंध में आप देखें ना क्या हो रहा है, तो इसमें किसी को कोई शक रह जाता है कि हर जायज नाजायज हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हुक कर रुक सीटें बढ़ाई जाएं, और स्पेशली ये जो इस्लामाबाद वाली सीट है गिलानी साहब वर्सेस अभी शेख साहब, उस पे हर तरह का दाव इस्तेमाल किया जा रहा है। और अनलकीली ये भी कोई मुगालते में ना रहे कि एक साइड से तो बड़ा कुछ हो रहा है और दूसरी साइड पे मासूम फरिश्ते बैठे हुए हैं। दूसरी साइड पे भी नून लीग का कमजोर पहलू है हुकूमत के नजरों में, और उस पर एक्सरसाइज भी की जा रही है मुबैना तौर पे। मेरे ख्याल में कल का जो रिजल्ट होगा अब हैरान रह जाएंगे। मेरा ये अंदाजा है कि एट एंड ऑफ द डे वो हफीज शेख साहब वो सीट उड़ा ले जाएंगे। ये जितनी एक्सरसाइज हो रही है दोनों तरफ से होगा ये कि 2 4 10 लोटे अपने अबाओ अजदाद का नाम खराब करेंगे दोनों साइडों से, तो वो बराबर हो जाएगा। उधर से वो तोड़ेंगे, उधर से वो तोड़ेंगे, नेट रिजल्ट ने भी वो ही हो जो एक्चुअल है। डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, कैसे बड़ा जोर है ना, सबसे ज्यादा सीट इसी पे जोर दिया जा रहा है जो इस्लामाबाद की नशिस्त है। हफीज शेख साहब बमुकाबला यूसुफ रजा गिलानी साहब, जरदारी साहब भी इस्लामाबाद कल के पहुंच चुके हैं, वो भी बैठ के अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप कल की जो ये खुसूसी नशिस्त जिस पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, और अपोजिशन तो ये दावा कर रही है कि अगर यूसुफ गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर अदम एतमाद आई इसके पीछे, बिल्कुल फिर हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं हो सकता, और रह गई ये कि हफीज शेख साहब जिनके आदमी हैं वो उनको लेके तो आएंगे ना, जिनकी सपोर्ट यहाँ तक आए हैं, और हर हुकूमत में वो आ जाते हैं, तो उनको लाता है हर दफा, फिर वही जिम्मेदार है आने का। मतलब आप समझते हैं कि ये खान साहब के उम्मीदवार नहीं है, जो इन्हें लाने वाले कोई और ही है और ये यकीनी जीतेंगे। तो ये जरदारी साहब के दौर में भी तो नहीं आए, यार दौर में आते रहे, और ये ऐसे किरदार है, नाम से क्या फर्क पड़ता है।
किरदार हैं वो आते हैं, वो आपका बजट बना, वो जिनकी तरफ से आते हैं वो जाने और उनका काम जाने। जरदारी साहब में बहरहाल देखें, जब मुश्किल वक्त आ तो फिर सारी चालें वो जरदारी साहब का बड़ा एक नाम रहा है, लेकिन शायद पंजाब को न समझ सके न संभल सके पंजाब में। मतलब आप समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। आप बहरहाल शेख साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी उस पे तो बहरहाल वो अमल नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि खुफिया जो है वोटिंग वो हतमी नहीं है, खुफिया बैल जो है वो हतमी नहीं, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हुकूमत की तरफ से ये ऑफर भी है कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हैं ताकि शफाफ इलेक्शन हो। फिर बार कोड लगाने की भी बात की गई और फवाद चौधरी जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम हर किस्म की सहूलत भी देंगे, बार कोड लगाने की भी। अब लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। अब क्या देखते हैं कल की सूरत हाल कैसी आपको नजर आती है? फिर इलेक्शन कमीशन ने तो स्ट्रेटली मैं समझता हूँ डिसोबे किया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को। अच्छा, जो मशवरा उनसे मांगा गया था, जो उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कल मशवरा किया और कल मशवरा सारा दिन करने के बाद फैसला किया कि जी सुबह फैसला करेंगे। और सुबह भी इस तरह मतलब आज का दिन भी उन्होंने इसमें मशवरा करके और फिर बिलाहर ये फरमाया कि जी नहीं ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डेलिबरेटली ये किया गया है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन यही फैसला कल कर देता कि जी अब बड़ा लेट हो गया, तो मे भी आज सुबह गवर्नमेंट दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली जाती। मेरे ख्याल में जी अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह प्रीवियस प्रैक्टिस के तहत ये इलेक्शन कराने जा रहा है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो कुछ भी नहीं है कि वो किसी तरह भी ट्रेस नहीं कर सकता, किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकता मेंबरान पे कि वो आउट ऑफ पे वोट ना डालें। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी किस्म की कोई उनके पास टेक्निकली कोई चीज ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो जज कर सकें कि कौन सा वोटर क्या कर रहा है, तो फिर उसे लोग कैसे कर सकते हैं। और वैसे ये तो इलेक्शन कमीशन ने इतराफ भी किया अपने आज के फैसले में कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर अमल होना तो चाहिए, हम आइंदा इलेक्शन में उस पर अमल कर लेंगे, लेकिन अब टाइम कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में कल कैबिनेट मेंबरान इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, उन्हें ऑफर की थी कि रियासत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। वो तो रियासत है, उसके तो बड़े वसाइल हैं। मुझ जैसे तीसरे दर्जे के शहरी को अगर इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ये प्रोजेक्ट दे दे तो ये जो बैलेट पेपर हैं वो तैयार करने में कितनी देर लगती है? तो सही बात है, विद इन हाफ एन आवर ये बैलेट पेपर तैयार हो जाते हैं और वो ट्रेसेबल भी होंगे। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या मजबूरियां हैं उस पे क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे को भी नजरअंदाज किया। ठीक हो गया। डॉक्टर काशिफ साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में? सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि ये 2 नंबरी, ये खरीदो फरोख्त और आगे पीछे होने का वोटों का जो एहतमाल है, जो खदशा है, ये रोका जा सके। क्या समझते हैं, क्या अमर माने है? इलेक्शन कमीशन पर बोझ भी है, लेकिन आज जब हमने देखा कि ये जो सारी सूरत हाल आज दिन भर बनी है डॉक्टर साहब, तो इसके बाद हुकूमत के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए हैं, लेकिन उनका ये कहना था फवाद चौधरी साहब का बाद में मीडिया के सामने कि यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है बैठा हुआ। सर बात ये आखिरी टाइम पता नहीं, पहली दफा है हुकूमत को ऐसे ख्यालात आए हैं और हर चीज का पार्लियामेंट है, आप जाएं कानून साजी करें और कानून साजी के तहत सारी चीजें तब्दील होंगी। लेकिन आप ये कहें कि आपको फौरी हंडिया चाहिए, ये तो फिर आप कोई नूडल बना लें जो इंस्टेंट बनते हैं, और अगर आपको प्रॉपर हांडी बनानी है तो ये बड़ा टाइम लगता है, और जितना अच्छा से खाना होता है उसके उतना ही वक्त लगता है। तो जितनी अच्छी कानून
साल उतना बेहतर मुल्क होगा। और ये सब बातें फौरी इंस्टेंट ऑर्डिनेंस और ये सारी चीजें नहीं होती, इनका इलाज प्रॉपर पार्लियामेंट है। असेंबली से होता है। और दूसरी बात ये कि ओपोजिशन बैठ के तय करे, कि सब बैठ के तय करें कि ये मफाद में है रियासत के, और बदकिस्मती ये है कि हम सब बैठ के इस चीज को तय करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी इसमें मैं जी, जी। एक फिक्रा इजाफा कर दूं जी जरूर। कि भाईजान, जब 18वीं तरमीम ईवान में लाई गई और पास की गई तो उसमें सिर्फ चंद मिनट लगाए थे दोनों पार्टियों ने, और वो 18वीं तरमीम ऐसी तरमीम है जिसने पूरे आइन का नक्शा उलिया बदल के रख दिया था। बिल्कुल सही। इतनी लेंथी तरमीम है वो। बिल्कुल तो सही। जब नियत हो किसी काम के करने की तो वो देन उसमें टाइम कोई नहीं लगता, ना कोई लगाता है। लेकिन जब बदनीयती शामिल हो तो वो किसी भी काम में शामिल हो जाए, किसी कितने ही नोबल काम में शामिल हो जाए, वो काम सिरे नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर राजा कासिफ जिंजुआ साहब, आपका भी, शेख इब्रार सईद साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कल हो जाएंगे, जो भी जमात जो है वो कितनी सीटें हासिल करेगी वो सर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक ये इलेक्शन जो है, इसके बाद भी हमें धांधली की, खरीदो फरोख्त की, वोट बेचने की, वोट खरीदने की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देंगी, और दोनों अतराफ से शायद ये सुनाई दें। हुकूमत भी कहेगी कि हमारे वोट खरीदे गए, अपोजिशन कहेगी कि हमारे वोट खरीदे गए। लेकिन इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल पार्लियामेंट है, और हमारी जो सियासी जमातें हैं, हमारी जो लीडरशिप है, जो पार्लियामानी जमातें हैं, उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जो ड्रामा है इसको ख़त्म करें। उसका एक ही हल है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इसका अगर वो कि किसी भी जो मैंडेट है वो किसी दूसरी जमात की झोली में ना पड़े, तो फिर इस हवाले से उन्हें एक मौसर और ठोस कानून साजी करनी होगी मुस्तकबिल के हवाले से। और अभी जो अगले इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर है 3 साल बाद होंगे, तो हुकूमत के पास बहुत सा वक्त है और अपोजिशन के पास भी ये वक्त है, फिर वो बैठ के इस पे कानून साजी कर सकते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़ शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है।